Good morning, children. Let's start with today's class. And first of all, I would like to say that the topic which I was taking yesterday, it got over. So from today, we will be starting with our new topic. Kal we were studying about the deep breathing and coughing exercises. So from today, we will be starting with the next topic, that is oronasal suctioning. Okay, that is the next topic, oronasal suctioning. ठीक, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्लास में वैसे ओरोनेजल सक्शनिंग के बारे में इन जनरल मैंने क्लास में पहले भी बताया है कि सक्शनिंग क्या होता है, क्या करते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको. ठीक है, बट यहाँ पे टॉपिक में वी विल बी स्टडिंग इट प्रॉपरली. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि ये भी टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, ये TNAI में आई बिलीव दिया हुआ है, तो एक बार यू कैन चेक इट. Otherwise, I will be teaching you from the notes which I have, and you can prepare the notes from the same. I will also be sharing some pictures as I did for deep breathing and coughing exercises. वैसे ही मैं इसके भी पिक्चर्स शेयर कर दूंगी, उससे आप नोट्स बना सकते हो. एक बार TNAI को भी लेकिन एक बार देख लेना. ओके, I don't have TNAI here with me, so I am doing it with the notes I have. Okay, so yeah, let's begin. First of all, oropharyngeal suctioning. ओरोनेजल सक्शनिंग टॉपिक जो आपकी जो बुक में दिया हुआ है एज पर सिलेबस इट सेज ओरोनेजल सक्शनिंग. ओरो वैसे तो बोथ ऑफ दी सक्शनिंग आर डिफरेंट. इट अगर ओरली कर रहे हैं तो दैट कैन बी नोन एज ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग. अगर नोज से कर रहे हैं सो दैट इज नोन एज नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग. ठीक है, सो व्हाट इज नाउ ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग एंड व्हाट इज नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग? ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग मीन्स the removal of secretions from the upper respiratory tract or the pharynx from the oral cavity or through the oral cavity. मतलब जब secretions को हम remove करते हैं upper respiratory tract से. upper respiratory tract मतलब जो lungs की secretions नहीं, वो तो lower respiratory tract में आ जाएगा ना. upper respiratory tract मतलब जब हम pharynx की बात कर रहे हैं तो, ठीक है, या फिर हमारे जो विंड पाइप में अगर सिक्रीशंस हैं तो. ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ दो सिक्रीशंस जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एक्यूमुलेट हो रखे हैं. उन सिक्रीशंस को जब हम रिमूव करते हैं फेरिंग्स से बाय यूजिंग द माउथ के थ्रू, दैट इज नोन एज ओरोफेरेंजियल सक्शनिंग. ओरो मतलब ओरल, फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स. तो रिमूवल ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम फेरिंग्स थ्रू द ओरल कैविटी, that is known as oropharyngeal suctioning. Sorry. Now the nasopharyngeal suctioning, same वही चीज है. The removal of secretions from the pharynx or the upper respiratory tract by using the nostrils. ठीक है, और by using the nose, that is known as the nasopharyngeal suctioning. ठीक है, अभी ये suctioning हम करते कैसे हैं और किस तरीके से ये suctioning हम perform करते हैं basically. See, there will be a catheter. I don't think you people have seen it, but there will be a catheter. एक कैथेटर होता है, उसको यूज करके अगर आपने राइल्स ट्यूब देखी है तो वो राइल्स ट्यूब जैसा ही दिखता है, डिफरेंट है बट कुछ कुछ वैसा दिखता है. ठीक है, सो क्या होता है, एक कैथेटर होता है. आई विल बी शेयरिंग द इमेज बाय द वे. ठीक है, मैं इमेज आपको शेयर कर दूंगी. सो एक कैथेटर होता है पतला सा. ठीक है, वो जो ट्रांसपेरेंट कैथेटर होता है जिसके टिप में देयर विल बी कलर्ड. ओके, टिप विल बी कलर्ड. जो उसका आउटर एंड है वो कलर्ड होता है. दैट कैन बी ग्रीन, दैट कैन बी ऑरेंज, डिपेंडिंग अपॉन कि किस साइज का कैथेटर है. जैसे आपने देखा होगा जो वीगोम लगाते हैं, जो कैन्यूला लगाते हैं, वो अलग अलग कलर का आता है. कलर का मतलब क्या है, अलग अलग साइज का आता है. ठीक है, वैसी सेम चीज है आपके ये सक्शन ट्यूब के लिए. मेनली द ग्रीन सक्शन ट्यूब इज यूज्ड फॉर द अडल्ट्स. ठीक है, सो ये सक्शन ट्यूब हमारा जो है उसको हम यूज करते हैं. सक्शन ट्यूब को इंसर्ट करते हैं. सक्शन ट्यूब को साथ में हम कनेक्ट करते हैं प्रेशर के साथ. प्रेशर कैसे कंडक्ट करते हैं, वॉल में एक हमारा प्रेशर मशीन लगी हुई होती है. ठीक है, वो हमारी जो प्रेशर मशीन है वो कुछ mmHg तक का प्रेशर रिलीज करती है. उस प्रेशर अपैरेटस के साथ हम इस सक्शन ट्यूब को कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो प्रेशर इस ट्यूब में भी आ जाएगा. कैसा प्रेशर, जैसे कुछ वैक्यूम क्लीनर का प्रेशर होता है वो खींचता है चीजों को, वैसे ही इसके अंदर भी प्रेशर आ जाएगा ट्यूब के अंदर. ठीक है,
इसमें प्रेशर हर टाइम पे अवेलेबल नहीं रहेगा। इसमें प्रेशर कब आता है, किस टाइम पे, वैक्यूम किस टाइम पे आता है। प्रेशर तो हर टाइम रहेगा, वैक्यूम कब क्रिएट होता है, जो कैथेटर होता है उसकी टिप में देयर विल बी अ नॉब, एक नॉब बना हुआ होगा। उस नॉब को जब आप दबाते हो, प्रेस करते हो, तब वो चीजों को खींचता है। अगर उसको नॉब को आप छोड़ दोगे तो वो कुछ भी खींचेगा नहीं। जब लेकिन आपने जैसे ही आपने उसको दबाया वैसे ही वो सक्शन करना शुरू कर देगा। सक्शन मतलब सक, तो वैसे ही वो सक करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो ये मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको आउट ऑफ द मेडिकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी जाके मैंने बताया ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ सके। ठीक है, सो पर्पस क्या होता है सक्शनिंग का? आफ्टर द डेफिनेशन कम्स द पर्पस। पर्पस क्या है, क्यों हम सक्शनिंग करते हैं? टू रिमूव द सिक्रीशंस फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक को या एयरवे को जो सिक्रीशंस ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं उन सिक्रीशंस को रिमूव करने के लिए, वेंटिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, टू फैसिलिटेट वेंटिलेशन, देन टू ऑब्टेन सिक्रीशंस। कभी कभी क्या होता है, सिक्रीशंस हमें चाहिए होते हैं ताकि हम उसके ऊपर टेस्ट कर सकें। सो उन सिक्रीशंस को टेस्ट के लिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए लेने के लिए भी इट इज डन। देन नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कैसा? अगर सिक्रीशंस एक्यूमुलेटेड रहेंगे तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन देन ऑल्सो इट इज डन। ठीक है, ये पर्पस था। इंडिकेशंस क्या क्या है, कब कब ये करते हैं? इन केस ऑफ नॉइजी ब्रीदिंग, अगर नॉइजी ब्रीदिंग है, अगर आप कोई सांस ले रहा है तो खरखराहट की आवाज आ रही है जैसे कि कुछ सिक्रीशंस हैं अंदर। ठीक है, सो नॉइजी ब्रीदिंग के केस में। व्हेन दूसरा, व्हेन द पेशेंट इज नॉट एबल टू जनरेट स्पॉन्टेनियस कफ, जब पेशेंट खुद से कफ को जनरेट ना कर पाए, खुद से खांस के सिक्रीशंस को ना निकाल पाए, खुद से कॉफ ना कर पाए, सो इन केस ऑफ दैट इट इज डन। देन अगर एयरवे में सिक्रीशंस विजिबल है तो, पेशेंट ने मुंह खोला, आप देख रहे हो भरा पड़ा है पूरा सिक्रीशन। ठीक है, सो इन केस ऑफ दैट विजिबल सिक्रीशंस यू हैव टू डू इट। देन in case of the suspected aspiration of the gastric or upper airway secretions, अगर कभी कभी क्या होता है, अगर हमारे एयरवे में से विंड पाइप में अगर सिक्रीशंस हैं उनको ना हटाया जाए तो क्या होगा, दैट कैन गो इनटू द फूड पाइप एज वेल। ठीक है, तो वो क्या होगा, पेशेंट सबसे पहले फूड पाइप एज वेल का क्या, फूड पाइप तो चलो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, फूड पाइप में तो चले जा सकता है। नेक्स्ट एक और चीज हो सकती है क्या, कि वही सिक्रीशंस लंग्स में वापस जाते रहेंगे तो लंग्स को पूरा क्या करेंगे, वो खराब करेंगे, लंग्स के ऊपर काम बढ़ाएंगे, ब्रोंक्यूल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, गैशियस एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, सो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए भी इट इज डन। ओके, ताकि एयरवे या गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का एस्पायरेशन ना हो। अगर मान लो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है पेशेंट को, गैस्ट्रिक मतलब जो अब्डोमेन से जो जीआई ट्रैक्ट के सिक्रीशंस हैं, अगर वैसा कोई सिक्रीशन है तो वो भी लंग्स में ना चला जाए उसके लिए, या फिर कोई भी सिक्रीशन लंग्स में ना चले जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए इट इज डन। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ द पर्सन। अगर सिक्रीशंस बहुत ज्यादा होंगे तो वो ब्रीद नहीं कर पाएगा सही से, तो इसके लिए टू इम्प्रूव द ब्रीदिंग पैटर्न ऑफ द पर्सन, ऑफ द पेशेंट। देन अगर सिक्रीशंस होंगे पेशेंट के तो उससे क्या हो सकता है कि पेशेंट का जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है दैट कैन ऑल्सो फॉल। सो टू प्रिवेंट द फॉल ऑफ द ऑक्सीजन सैचुरेशन इट कैन बी डन एंड इट शुड बी डन। ओके, ये आपके सारे रीजंस थे कि आपको कब कब ये करना है। नेक्स्ट इज योर आर्टिकल्स। अभी हमें आर्टिकल्स क्या क्या चाहिए होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड, अभी पहले मैं वो आर्टिकल्स बता रही हूँ जो हमें ट्रे में नहीं चाहिए, ट्रे के बाहर चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वॉल में हमारा जो सक्शन अपैरेटस होता है, ठीक है, वो तो वॉल में लगा हुआ होता है ना, तो वो तो ट्रे में हमें नहीं चाहिए। ठीक है, सो क्या क्या हमें आर्टिकल्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एन एप्रोप्रिएट साइज ऑफ अ कैथेटर। एक एप्रोप्रिएट साइज का सक्शन कैथेटर हमें चाहिए। अगर अडल्ट है तो अडल्ट के लिए अडल्ट साइज चाहिए, बच्चा है तो बच्चे के लिए बच्चे का साइज का चाहिए। ठीक है, पीडियाट्रिक है तो ठीक है। सो वी नीड एन एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एन एप्रोप्रिएट कैथेटर ऑफ एन एप्रोप्रिएट साइज। देन वी नीड अ पोर्टेबल और वॉल सक्शन अपैरेटस। जो सक्शन अपैरेटस की मैं बात कर रही हूँ, या तो कुछ जो सक्शन अपैरेटस अभी आते हैं वो वॉल में लगे हुए होते हैं, वो वॉल में ऑलरेडी हर एक बेड के साइड में लगा हुआ रहता है। ठीक है, पहले जो सक्शन अपैरेटस आते थे वो वॉल में नहीं लगे रहते थे। वो अगर आपने वार्ड में देखा होगा, आई एम श्योर आपने देखा है, जो हमारा मेडिकल वार्ड है नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर पे, उसमें आपने अगर देखा होगा तो ड्रेसिंग रूम में
साइड में नीचे जमीन पर रखा हुआ है, बड़ा सा अपैरेटस रखा हुआ है, उसमें 2 बड़े बड़े बॉटल्स आपने देखे कनेक्टेड है, बड़ा सा अपैरेटस है, इतना बड़ा, ठीक है। सो पहले वैसे वाले अपैरेटस यूज किए जाते थे, क्योंकि तब इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, तब इतना डेवलप्ड नहीं था, तो तब उस टाइम पे वो वाला सक्शन अपैरेटस यूज किया जाता था। इट इज वेरी बिग एज कम्पेयर टू व्हाट कैन बी अटैच्ड इन द वॉल। वॉल पे जो लगा रहता है वो बस पतले पतले से, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर में जैसे ह्यूमिडिफायर के जार होते हैं, वैसे ही सेम 2 जार्स होते हैं बस। तो वो तो बहुत कम अपैरेटस हुआ। अब वो जो आप पहले वाला जो है, जो ट्रेडिशनल पहले वाला है, वो बहुत बड़ा रहता था, ठीक है। सो वो बहुत ज्यादा जगह लेगा, बहुत ज्यादा you will have to carry it to the patient, ठीक है। तो it increases the workload as well. So अभी ये वाले यूज किए जाते हैं। तो आर्टिकल्स में इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए था कैथेटर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना प्रोसीजर हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट वी नीड अ पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब वही जो बड़ा वाला है, पोर्टेबल मतलब जिसको हम कैरी कर सकते हैं इधर उधर, ठीक है, मूव कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। सो इधर वी नीड अ पोर्टेबल सक्शन अपैरेटस और वी नीड अ वॉल सक्शन अपैरेटस, ठीक है, विद कनेक्टेड ट्यूब और वाई कनेक्टेड। इसमें साथ साथ में कनेक्टर ट्यूब जिसमें कि अटैच होनी चाहिए। कनेक्टेड ट्यूब हमारी क्या है, जिसमें कि हम सक्शन कैथेटर को कनेक्ट करेंगे, सो दैट कनेक्टर ट्यूब भी साथ में होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग वी नीड इज अ स्टेराइल वाटर और द नॉर्मल सलाइन। स्टेराइल वाटर या फिर नॉर्मल सलाइन हमें चाहिए एक बोल में। ओके, मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, इनफैक्ट आई विल शो यू। दिस इज द सक्शन अपैरेटस आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, आई होप दिख रहा है। ठीक है, ये है वो सक्शन अपैरेटस बड़ा वाला जो मैं ट्रेडिशनल वाला बता रही हूँ कि यूज किया जाता था। ओके, सो या आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग अ पिक्चर, पर यहाँ पे आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो या नेक्स्ट इज ये इतनी चीजें हमें चाहिए। सक्शन कैथेटर हो गया, देन नेक्स्ट वी नीड इज द दिस थिंग, what is that, the suction catheter, the apparatus, sorry, the suction apparatus that we need. Okay, then now we need the articles which will be there in the suction tray. Tray में हमें क्या क्या articles चाहिए? The tray will be containing the face mask. Face mask will be used by the nurse. ठीक है, so it should have a face mask to cover the face. It should have the gloves to prevent from cross infection. Then we need a towel or a waterproof pad. टाल या वाटरप्रूफ पैड क्यों चाहिए? ताकि पेशेंट के चिन के नीचे हम रख सकें, सो दैट नथिंग विल स्पिल ओवर द चेस्ट और ओवर द फेस और द प्लेसेस। ओके, सो फॉर दैट वी नीड अ टाल। देन वी नीड अ टंग डिप्रेसर। टंग डिप्रेसर हमें क्यों चाहिए? टंग डिप्रेसर यू पीपल ऑलरेडी नो व्हाट इट इज बिकॉज आई हैव शोन यू माई सेल्फ इन द फंडामेंटल लैब। तो टंग डिप्रेसर हमें किस लिए चाहिए? क्योंकि पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है, पेशेंट खुद से अपना मुंह नहीं खोल पाएगा, टंग को डिप्रेस नहीं कर पाएगा, हो सकता है आप अंदर ट्यूब को ले ना जा पाओ, तो टंग डिप्रेसर को यूज करके यू कैन डिप्रेस द टंग एंड देन यू कैन इंसर्ट द कैथेटर। ओके, सो फॉर दैट यू कैन यूज द टंग डिप्रेसर इफ इट इज रिक्वायर्ड। देन वी नीड नेजल और ओरल एयरवे। एयरवे हमें किस लिए चाहिए? एयरवे मुझे लगता नहीं है आपने एयरवे देखा होगा। एयरवे हमारा क्या होता है? एक हॉलो सा इंस्ट्रूमेंट होता है, हॉलो बीच में खाली होता है, उसको अगर हम मुंह के अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, बीच में अगर वो बीच में हॉलो है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है, बीच में वो हॉलो है, तो क्या होगा, पेशेंट का पूरा मुंह खुल जाएगा आराम से। फिर उसके अंदर से ही आप पाइप डाल करके सक्शन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कोई भी ऐसी चीज आप ले लो जो ऐसी गोल गोल होती है, अगर ये अगर मान लो कोई प्लास्टिक की गोल गोल चीज है ऐसी सिलेंड्रिकल, इसको मेरे मुंह में डाल देंगे तो क्या होगा, ये बीच से मेरा पूरा मुंह खुल गया ना, तो यहाँ से फिर हम पाइप डाल करके सक्शन आराम से कर सकते हैं। दैट इज एयरवे विच इज यूज्ड फॉर। ठीक है, सो या दीज वर द आर्टिकल्स। देन नेक्स्ट थिंग, और साथ में हमारा बोल ऑफ वाटर भी हमें चाहिए, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट थिंग वी नीड इज नाउ नॉट व्हाट वी नीड नाउ, वी विल बी स्टार्टिंग विद आवर प्रोसीजर में व्हाट वी हैव टू डू। First of all, we have to see for the sign and symptom which says about the secretion. Indication है या नहीं है सक्शन का। First of all, you have to see for the indication of the suctioning कि पेशेंट को जरूरत है या नहीं जरूरत है। Then
अब कब what can be the symptoms when we have to do the suctioning? When the patient has secretions in the airway, मुंह में या एयरवे में secretions है तब. अगर पेशेंट की जो respiration है वो गर्गलिंग रेस्पायरेशन है. गर्गलिंग रेस्पायरेशन मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ खरखराहट की आवाज आती है. अगर बहुत सिक्रीशन से कभी कभी देखते हैं जब बहुत ज्यादा हम लोग को कॉफ हो जाता है, सांस लेते हैं तो कैसी खरखराहट की आवाज आती है, जैसे कि बहुत सिक्रीशंस एक्यूमुलेटेड हों. ठीक है. सो अगर वैसा रेस्पायरेशन है दैट इज नोन एज गर्गलिंग रेस्पायरेशन. सो इन केस ऑफ गर्गलिंग रेस्पायरेशन इट हैज टू बी डन व्हेन द पेशेंट इज रेस्टलेस. रेस्टलेस मतलब सांस ऐसे लग रहा है कि सांस फूल रही है, सांस ले नहीं पा रहा पेशेंट, रेस्टलेसनेस है, तो हो सकता है कि पेशेंट को सिक्रीशंस हो. तो पहले देखना है, चेक करना है दैट अगर सिक्रीशंस है तो फिर हमें करना है. ओके. देन नेक्स्ट इज इफ पेशेंट हैज वॉमिटस इन माउथ. वॉमिटस इन माउथ मतलब जो मैंने बोला था अभी पीछे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस. वॉमिटस मतलब वॉमिटिंग से बना है वॉमिटस. ठीक है. वॉमिटिंग मतलब वॉमिटिंग एक कंडीशन है. वॉमिटस उस फ्लूइड को बोलते हैं, उस लिक्विड को बोलते हैं जो वॉमिटिंग में बाहर आता है. ठीक है. दैट इज वॉमिटस. सो वही गैस्ट्रिक कंटेंट अगर कभी कभी रिगर्जिटेट होके अगर मुंह में है, सो देन ऑल्सो वी नीड टू डू दिस सक्शनिंग. ओके. और इन केस ऑफ ड्रूलिंग, ड्रूलिंग अगर पेशेंट की लार बह रही है, ड्रूलिंग, अगर हम उसको सक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब पेशेंट सांस लेगा तो वो पेशेंट की लंग्स में जा सकता है, तो फिर अगेन गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं बहुत ज्यादा सिक्रीशंस की वजह से. ठीक है. लंग्स पे वर्कलोड बढ़ जाएगा, पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाएगा. सो ऑल दीज थिंग्स विल हैपन इवेंचुअली. ठीक है. सो यू हैव टू सी फॉर द साइन एंड सिम्टम्स, दैट्स व्हाई. नेक्स्ट आफ्टर सीइंग द इंडिकेशन आपको पता चल गया कि हाँ पेशेंट को देना ही है, सक्शन करना ही है. देन यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट. इफ द पेशेंट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर यू हैव टू एक्सप्लेन टू द relatives. Why we have to explain the procedure? In order to relieve the patient or the relatives from anxiety. अगर उन्हें पता नहीं रहेगा तो वो एंजियस हो जाएंगे कि आप ये प्रोसीजर क्यों कर रहे हो. मैं रैशनल भी बताते चल रही हूँ. ठीक है. सो फॉर दैट नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रिपेयर द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज. यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज आर अवेलेबल इन द यूनिट. ठीक है. ये नहीं कि आधी चीजें थी, आधी चीजों के लिए बीच में आप प्रोसीजर के भागना शुरू करो कि वो तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ग्लव्स तो है ही नहीं, मास्क तो है ही नहीं. ठीक है. नॉट लाइक दैट. सो ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड देन इट हैज टू बी टेकन टू द बेड साइड. देन यू हैव टू मेंटेन द प्रिवेसी ऑफ द पेशेंट. पेशेंट की प्रिवेसी मेंटेन करनी है. पेशेंट को सेमी फाउलस पोजीशन देनी है अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो. अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो पेशेंट को आप सेमी फाउलस पोजीशन दोगे. पेशेंट को सेमी फाउलस पोजीशन देने के बाद पेशेंट को सेमी फाउलस पोजीशन देने के बाद पेशेंट का जो फेस है वो एक तरफ को टर्न करना है टुवर्ड्स द नर्स, टुवर्ड्स यू. द फेस विल बी टर्न्ड. अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो पेशेंट को हम पोजीशन देंगे, नॉर्मल पोजीशन कैन बी गिवन, लाइन साइड लाइन पोजीशन कैन बी गिवन. ठीक है. पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन देंगे और उसमें भी फेस जो है वो नर्स की तरफ ही रहेगा. ठीक है. अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो. देन पोजीशन देने के बाद यू हैव टू प्लेस अ टाल ओवर द चेस्ट ऑफ द पेशेंट. चिन के नीचे चेस्ट के ऊपर आप टाल को स्प्रेड कर दोगे. देन यू हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर सक्शनिंग प्रेशर. ठीक है. सक्शनिंग यूनिट के हिसाब से सक्शन किस पर्सन के लिए कर रहे हो, अडल्ट है, पीडियाट्रिक है, इन्फेंट है, किसके लिए सक्शन कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेशर सेट करना पड़ेगा. ठीक है. जैसे मैंने ये यहाँ पे आपको पिक्चर जो दिखाई थी, ये पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई थी. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. ये जो पिक्चर मैंने दिखाई थी यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये एक मीटर सा बना हुआ है. ठीक है. यहाँ पे प्रेशर बताता है कि कितना प्रेशर है. यहाँ पे ये प्रेशर बताता है कि इस टाइम पे सेक्शन का क्या प्रेशर है. ये दोनों हमारे जो हैं इसमें क्या होता है, दीज आर द सक्शन बॉटल्स जो मैं बता रही थी कि अभी वॉल पे लगे हुए होते हैं ये दोनों बॉटल्स. अभी ये इतने बड़े अपैरेटस की हमें जरूरत नहीं है. ये दिस इज द हैंडल जिससे पकड़कर उसको हम जगह पे लेकर के जाते हैं. ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऑन ऑफ बटन है, इससे ये ऑफ ऑन होता है. ठीक है. देन दिस ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो निकला हुआ सा लिड है. ठीक है. आउटर लिड. यहाँ से कनेक्ट करते हैं सक्शन ट्यूब को, यहाँ से कनेक्ट करते हैं सक्शन ट्यूब को, जो सक्शन कैथेटर को, आई मीन सक्शन कैथेटर विल बी कनेक्टेड हियर. ठीक है. यहाँ से सक्शन कैथेटर को कनेक्ट कर दिया जाता है. उसके बाद इसको पेशेंट के अंदर देन इट इज इंसर्टेड. ओके.
सबसे पहले यहाँ से ट्यूब नहीं कनेक्ट करेंगे, यहाँ से पहले एक लंबी सी ट्यूब होती है वो कनेक्ट करेंगे। कैथेटर को यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हैं। हियर वी विल बी कनेक्टिंग अ ट्यूब, एक पाइप जैसी ट्यूब होती है जिसको यहाँ पे कनेक्ट करते हैं एक एंड पे, और दूसरा एंड उसका कनेक्टेड होगा सक्शन कैथेटर के साथ। ठीक है, सो लाइक दैट। एंड देन या उसको ऑन किया, यहाँ से प्रेशर मेंटेन किया, उसके बाद हम सक्शनिंग करते हैं। इसमें तो थोड़ा सा इट इज अ बिट ऑफ ट्रिकी, इट इज अ बिट ऑफ यू नीड टू बी अ बिट ऑफ यूज टू इट, तब आप ये कर पाओगे। जो वॉल माउंटेड होता है, जो वॉल पे लगा हुआ होता है अपैरेटस, दैट इज वेरी इजी टू यूज, उसमें कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है। यहाँ पे शायद MICU में आप देख सकते हो, यहाँ पे हर वार्ड में सक्शन के लिए है नहीं अपैरेटस। सो क्या करते हैं, उसमें 2 बॉटल सक्शन बॉटल्स हमारे कनेक्टेड रहते हैं, उसी में एक नॉब होता है फ्रॉम देयर, और उसी में जैसे आपने देखा होगा जब ऑक्सीजन सिलेंडर का मैंने आपको बताया था उसमें, तो क्या होता है, बॉटल्स हैं सबसे पहले, कम बैक, मैं दोनों ऑक्सीजन सिलेंडर वाली बात भूल जाऊं, मैं वापस से बता रही हूँ मैं क्या रही हूँ। सक्शन बॉटल है, सक्शन बॉटल के ऊपर कैप लगा हुआ है, उस कैप के ऊपर ही यहाँ पे गोल गोल सा मीटर फिट होता है, उस मीटर में यू कैन सी प्रेशर कितना आपने इस समय सेट कर रखा है। ठीक है, वहां पे प्रेशर दिखाई देता है, और मीटर के ही थोड़ा सा नीचे पे नॉब लगी हुई होती है, उससे आप प्रेशर को मेंटेन करते हो। जैसे ही आपने उसको ऑन करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है, नॉब बंद रहती है, इसमें तो बटन दिया हुआ है ना ऑफ ऑन, उसमें बटन नहीं होता है, उसमें बस ये है कि नॉब लगी हुई है, नॉब को जैसे ही आप चालू करोगे वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, एंड देन यू हैव टू एडजस्ट द प्रेशर। नॉब को जब आपने 0 पे कर दिया तो वो अपने आप स्विच ऑफ हो गया, इट इज लाइक दैट, उसमें कोई स्विच ऑफ ऑन का बटन नहीं होता। तो आपने नॉब को घुमाया, नॉब मतलब जैसे कि गैस में नहीं होता, उसको ऑन करते हैं तो वो होता है नॉब जिससे उसको बंद करते हैं, कम करते हैं, लाइक दैट। ठीक है, सो वही चीज करनी है, प्रेशर को एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट सक्शनिंग। ठीक है, सो प्रेशर हमारा जो रहेगा वो किस तरीके से हम करते हैं, इफ वी आर डूइंग सक्शनिंग फॉर एन अडल्ट। और एक बात और बेटा, प्रेशर की हमेशा जो यूनिट है दैट विल बी मर्क्यूरी। जैसे BP हम करते हैं तो उसमें प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर, तो उसकी यूनिट क्या है, mmHg। mmHg मतलब Hg मतलब मर्क्यूरी। ठीक है, तो उसकी हमेशा वैल्यू mm मर्क्यूरी में रहती है। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी जो प्रेशर हम सेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, उसकी वैल्यू रहेगी mmHg में। एंड इफ द सक्शनिंग इज डन फॉर एन अडल्ट द प्रेशर विल बी 100 to 150 mmHg। इफ द सक्शनिंग इज डन फॉर अ चाइल्ड it will be 95 to 110 mmHg, 95 से लेकर 110 mmHg। if suctioning is done for infants तो it will be 50 to 95 mmHg। किसी infant के लिए कर रहे हैं, किसी बहुत छोटे बच्चे के लिए कर रहे हैं तो it will be 50 to 95 mmHg। ठीक है, सो ये आपका रहेगा प्रेशर। तो आपने क्या किया, पेशेंट की सबसे पहले आपने इंडिकेशन देखे, सक्शनिंग के प्रोसीजर मैं वापस से एक बार बता रही हूँ क्या क्या किया। सबसे पहले इंडिकेशन देखा, अगर इंडिकेशन था तो पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, पेशेंट ने अगर समझ नहीं सकता तो रिलेटिव को एक्सप्लेन किया, इक्विपमेंट्स को सारे असेंबल कर लिया, बेड साइड लेकर के भी आ गए। प्रिवेसी आपको पेशेंट की मेंटेन करनी है। आफ्टर मेंटेनिंग द प्रिवेसी यू हैव टू गिव पोजीशन टू द पेशेंट। पोजीशन देने के बाद you have to after giving the proper position to the patient you have to place the towel over the chest। पोजीशन दे दी, उसके बाद आपने साइड लाइन था, अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, अगर कॉन्शियस पेशेंट है तो नॉर्मली रहेगा सेमी फाउलस, और द फेस विल बी टर्न टू वन साइड टूवर्ड्स द नर्स। ठीक है, पोजीशन देने के बाद यू हैव टू प्लेस द टॉवल ओवर द पेशेंट। टॉवल देने के बाद अब आपने बाकी सब कुछ कर लिया है, अभी कैथेटर आपने नहीं निकाला है। ठीक है, सब कुछ समझते रहना कैसे कैसे कर रहे हैं सॉरी। तो उसके बाद आपने क्या किया, प्रेशर को एडजस्ट किया, उसको खोला, अपैरेटस को ऑन किया, प्रेशर को एडजस्ट किया। ऑन करके पहले तो आपने ये देखा कि वो अपैरेटस काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। ठीक है, उसके बाद इफ यू वांट तो यू कैन स्विच इट ऑफ, दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, तो वह एक्चुअली अपैरेटस वर्क कर रहा है या नहीं, ये प्रोसीजर शुरू करने से पहले ही हमें चेक कर लेना है। ठीक है, देन अब सब चीजें काम कर रही थी, आर्टिकल्स हमारे आ गए हैं बेड साइड। नाउ यू हैव टू गो फॉर हैंड वॉशिंग। वॉश योर हैंड्स, वियर द ग्लव्स। ग्लव्ड हैंड से उसके बाद हमने ग्लव्स पहन लिए, ग्लव्ड हैंड से फिर हम क्या करेंगे, कैथेटर हमें कोई और खोल करके देगा, क्योंकि कैथेटर हमारा जो है वो स्टेराइल है, एंड ऑल्सो इट विल बी इंसर्टेड इन द पेशेंट। अगर वो कंटामिनेटेड है, बैक्टीरिया या वायरस कुछ उसके अंदर हो गया है, दैट यू आर इंसर्टिंग इन द पेशेंट। ठीक है,
कैथेटर की डबल रैप में आता है कैथेटर। सबसे पहले एक नॉर्मल एक पॉलिथीन होती है जो उसकी वो रहती है, नहीं ओनली सिंगल रैप इज देयर, सॉरी सिंगल रैप इज देयर, ठीक है। सो कैथेटर हमें कोई और ऊपर से खोल करके ऐसे देगा, लाइक असिस्टेंट इज देयर, असिस्टेंट विल ओपन द कैथेटर, यू विल पिक अप द कैथेटर विद द ग्लव्ड हैंड। आपने प्रेशर वहां से ग्लव्ड हैंड से आपने निकाला कैथेटर को, और कैथेटर को कॉइल कर लिया आपने हाथ में। जैसे बड़ा सा पाइप होता है उसको हम कॉइल नहीं कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं हाथ में करके, तो उसको आपने क्या किया, कैथेटर का टिप जो है जो इंसर्ट करना है उसको छोड़ करके बाकी पीछे का कैथेटर आपने अपने हाथ में ऐसे आजू बाजू लपेट लिया, पकड़ लिया ऐसे करके, ठीक है। ये टिप बाहर रहेगा। उसके बाद क्योंकि कैथेटर लंबा है ना, इतना लंबा एटलीस्ट है, तो वो लटकता ना रहे इसके लिए हमें कॉइल करना है। अदरवाइज आपने ऐसे पकड़ रखा था, मान लो वो बेड को भी टच हो गया, पेशेंट को भी टच हो गया, नाउ इट इज इन्फेक्टेड एंड यू आर इंसर्टिंग इट इन द पेशेंट, तो यू आर इंसर्टिंग ऑल द माइक्रोब्स इन द पर्सन, नो, सो दैट वी डू नॉट हैव टू डू। तो इसके लिए ग्लव्ड हैंड के साथ हमने कैथेटर को कॉइल किया। कैथेटर को कॉइल करने के बाद कैथेटर का जो एंड पेशेंट के अंदर जाएगा वो तो बाहर है ही, जो दूसरा वाला एंड है उसको हमें ट्यूब के साथ कनेक्ट कर लेना है। अपैरेटस है, अपैरेटस में वैसे ही एक निकला रहेगा, जैसे कनेक्टर कह सकते हो आप उसको, तो कनेक्टिंग पोर्ट हमारा रहेगा, वहां से ट्यूब बड़ी वाली हमने कनेक्ट करी, सक्शन ट्यूब को कनेक्ट किया। सक्शन ट्यूब के साथ हम कनेक्ट करेंगे सक्शन कैथेटर को। बेटा देयर इज अ डिफरेंट इन सक्शन ट्यूब एंड सक्शन कैथेटर। सक्शन ट्यूब हमारी जो है वो बस एक पाइप है जो अपैरेटस को कैथेटर से कनेक्ट करती है, ठीक है। सो सक्शन अपैरेटस के साथ हम उस ट्यूब को कनेक्ट करेंगे एक एंड से, और दूसरे एंड से ट्यूब को कनेक्ट करेंगे कैथेटर के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने प्रेशर चालू कर दिया, प्रेशर चालू करने के लिए यू हैव टू यूज द ऑपोजिट हैंड। जिस हैंड से, राइट हैंड से आप कैथेटर को पकड़ रहे हो ना, उसी हैंड से प्रेशर मत चालू करना, बिकॉज देन द ग्लव्स आर गोइंग टू बी कंटामिनेटेड। उस हाथ से तो आपने पाइप ऑलरेडी पकड़ा हुआ है ना, कैथेटर, नॉट द पाइप, द कैथेटर यू ऑलरेडी आर होल्डिंग। तो दूसरे वाले हाथ से, लेफ्ट हैंड से आप प्रेशर एडजस्ट कर लो। अब इसमें प्रेशर आ गया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, प्रेशर एडजस्ट करने से पहले आप एक और चीज कर सकते हो, क्या, आफ्टर कॉइलिंग इट अप एंड आफ्टर कनेक्टिंग इट विद द सक्शन ट्यूब, यू हैव टू, उसके टच नहीं करना पेशेंट के फेस में, लेकिन आपको दूर से ही थोड़ा सा आपको चेक कर लेना है कि जो कैथेटर की डिस्टेंस हो दैट शुड बी नोज से, ईयर लोब से लेकर के नोज तक, ये इतनी दूर पे कैथेटर को इतना छोड़ करके, यहाँ से यहाँ तक कैथेटर को छोड़ करके वहीं से आप कैथेटर को अपने हाथ में पकड़ोगे। रिमेनिंग जो इतना हिस्सा है इतना बाहर लटकता हुआ होना चाहिए। तब उसके आपने जो कॉइल किया है कैथेटर को, कॉइलिंग आप कहाँ से करोगे, पीछे से आपने कॉइल कर रखा है, कहाँ तक कॉइल करना है, जितने में आपको इतने से लेके इतनी दूर तक का जो कैथेटर ट्यूब है, कैथेटर है आई मीन, उतना आपको छोड़ रखना है। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ईयर लोब एंड द नोज, जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में है, ओनली दैट मच विल बी इंसर्टेड इन द पेशेंट्स फेरिंग्स। सिर्फ उतना ही पेशेंट के फेरिंग्स में हमें इंसर्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। वरना आप बहुत ज्यादा इंसर्ट कर दोगे ना, अगर करते चले जाओगे तो क्या होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इतने में रुक जाना है और ज्यादा इंसर्ट नहीं करना है। कैथेटर तो इतना बड़ा है, पूरा थोड़ी ना इंसर्ट कर दोगे, लंग्स तक पहुंच जाएगा, क्या होगा, ब्लीडिंग हो सकती है। सक्शन है ना उसमें, वो प्रेशर के साथ खींच रहा है कोई चीज, तो पेशेंट के टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं। ओके, सो हाँ बेटा, मैं पूरा हिंदी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से बच्चों को इंग्लिश नहीं समझ आती है, एंड देन यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। आई विल ऑल्सो बी रिपीटिंग इट इन इंग्लिश फॉर द पीपल। ओके, so you have to measure the distance after wearing gloves. You have wore the gloves now, then with the gloved hand you have to ask the assistant to open the catheter. Catheter किसी ने खोला, you have to hold it like that, and then you have to coil it up in your hand. You have to coil up the catheter. अभी दोनों hands साफ है, दोनों ग्लव्ड हैंड्स आपने कहीं छुआ नहीं है, तो दोनों हाथ से मिला करके आप अपने हाथ के आजू बाजू आप कैथेटर को कॉइल कर लो। कैथेटर को कितना हमें कॉइल करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि ईयर लोब से लेकर के नोज तक का डिस्टेंस कितना है। दैट मच डिस्टेंस यू हैव टू लीव, यू डू नॉट हैव टू कॉइल इट। यू हैव लाइक इफ द कैथेटर इज दिस बिग, ओके, इट इज दिस बिग, you are coiling it up, but then you are leaving this much of catheter. Why you are leaving this much of catheter, the distance between the earlobe and the nose? Because it is believed that only this much of catheter, the distance between the earlobe and the nose, only that much of the length of the catheter will be inserted in the patient's pharynx. उससे ज्यादा catheter को हमें insert नहीं करना है, otherwise you will end up inserting
the catheter to the deepest regions of the respiratory tract, and because the catheter is suctioning, the catheter has a pressure in it. तो प्रेशर के साथ what will happen, the tissues might get damaged in the respiratory tract. It can lead to the trauma to the respiratory tract, the trauma to the respiratory mucosa, the bleeding, all these things can happen. Okay, so उस चीज के लिए हमें ध्यान में रखना है. तो उसके बाद इतना हमने कर लिया. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, जो हमने बोल ऑफ वाटर लिया है या फिर जो स्टेराइल वाटर हमने लिया था उसका अब काम क्या है मैं वो बता रही हूँ. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने सब प्रेशर उधर से ऑन कर रखा है, फिर आपने ये सक्शन कैथेटर को पकड़ा एंड यू हैव टू डिप इट इन दैट बोल ऑफ वाटर. कितना डिप करना है, 6 to 8 सेंटीमीटर. कैथेटर की टिप का 6 to 8 सेंटीमीटर यू हैव टू डिप इट इन द बॉटल. हॉस्पिटल में क्या करते हैं, नॉर्मल सलाइन की बॉटल को कट कर लेते हैं, एनएस की जो बॉटल होती है उसको कट कर लेते हैं और फिर उसी बॉटल को कट करके उसके अंदर ऐसे ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं. ठीक है, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन. सो क्या किया आपने, पानी जो लिया हुआ था उसमें या फिर जो स्टेराइल वाटर लिया था उसमें आपने सक्शन की जो कैथेटर की जो टिप है वो 6 to 8 सेंटीमीटर ऑफ टिप को इंसर्ट किया पानी में. क्यों, ताकि वो ल्यूब्रिकेट हो जाए, वरना वो बहुत ड्राई रहेगी ना. अगर एयरवे भी ड्राई है, वो भी ड्राई है, तो क्या होगा, वो अंदर इंसर्ट होने में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, सो यू हैव टू ल्यूब्रिकेट इट, उसको मॉइस्ट कर लेना है. सो इतना करने के बाद आफ्टर मॉइस्टरिंग after getting the tube properly moistened, then you have to insert the catheter gently. अगर ओरल सक्शनिंग करनी है तो ओरली इंसर्ट करना है, अगर नेजल सक्शनिंग करनी है, नेजोफेरेंजियल कर रहे हैं तो नाक से करेंगे. ठीक है, कई बार क्या होता है, मान लो पेशेंट को कोई ओरल सर्जरी हुई है तो ओरली हम नहीं कर सकते सक्शनिंग, तो नोज से करेंगे. कई बार कोई नेजल प्रॉब्लम है तो नाक से नहीं कर सकते तो ओरली कर लेंगे. कई बार दोनों करी जाती हैं. ठीक है, सो दिस कैन बी डन. So what we have to do here is you have to gently insert the catheter. अगर नोज से कर रहे हैं नेजोफेरेंजियल तो पहले उसके लिए बता देती हूँ. So if you are doing nasopharyngeal suctioning you have to gently insert the catheter. कैथेटर को इंसर्ट कैसे करना है, जो नाक की जो जमीन है, नेजल जो यू कैन से जो कैविटी है उस कैविटी को डायरेक्ट करते हुए आपको धीरे धीरे कैथेटर को अंदर इंसर्ट करना है. देन फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी से होते हुए, जो नाक की जो जमीन कह सकते हो आप, उस जमीन से टच कराते हुए हमें अंदर को लेकर के जाना है कैथेटर को. देन उसके बाद और हाँ, वन मोर थिंग, मैंने आपको बताया था कि कैथेटर में हर टाइम पे वैक्यूम नहीं रहता है, हर टाइम पे वो सक्शन नहीं करता है. वो कब सक्शन करेगा, जब उसमें आपका एक बटन जैसा होता है, जब आप उस बटन को दबाओगे तभी वो सक्शन करता है. ठीक है, तो अंदर इंसर्ट करते टाइम पे वो बटन को दबा के नहीं रखना होता है, उसको छोड़ करके रखना होता है. क्योंकि अंदर आप इंसर्ट करते जा रहे हो, वो सब लगातार सब करता जा रहा है तो इससे डैमेज हो सकता है. जाते हुए अंदर इंसर्ट करते हुए सक्शन नहीं करते हैं, बाहर लेकर आते वक्त सक्शन करते हैं. ठीक है, सो यू हैव टू जेंटली इंसर्ट दिस सक्शन कैथेटर एंड व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर यू हैव टू नॉट कंट्रोल दिस प्रेशर बटन. यू हैव टू रिलीव द प्रेशर बटन, यू हैव टू कीप इट, यू हैव टू लीव इट अनटच्ड. उसको छुएंगे नहीं, उसको नॉर्मली ऐसे ही आप इंसर्ट करते जाओ. जब आपको लग रहा है आपने इतना डिस्टेंस इंसर्ट कर लिया है, ठीक है, उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू डू दिस प्रेशर थिंग. तब बटन को प्रेस करना है. और हाउ यू हैव टू डू इट, आई टेल यू. वाइल यू आर विड्रॉइंग इट, जिस टाइम पे आप उसको विड्रॉ कर रहे हो, वाइल विड्रॉइंग इट आप थंब से उस बटन को प्रेस करोगे और जेंटली, ऐसे स्पीड से नहीं खींचना होता है, बहुत जेंटली रोटेटरी मोशन में करते करते उसको बाहर लेकर के आओगे. ठीक है, आपने एक बार कैथेटर को धीरे धीरे करके इंसर्ट किया बिना बटन दबाए. उसके बाद जब इंसर्ट हो गया इतना, उसके बाद आप बटन को प्रेस करोगे और धीरे धीरे यू विल बी टेकिंग इट आउट. धीरे धीरे यू विल बी टेकिंग इट आउट. ओके, रोटेटरी मोशन में यू विल बी टेकिंग इट आउट. ओके, ये प्रोसीजर आपको करना है. 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना है एक बार की सक्शनिंग को. आपने अंदर डाला, देन दिस प्रोसीजर शुड नॉट टेक मोर देन 15 सेकेंड्स इनसाइड द लंग्स तक अगर पहुंच गए हैं आप तो 15 सेकेंड से ज्यादा वहां अंदर रुकना नहीं है. ठीक है, आपने डाला 15 सेकेंड्स के लिए, 1 to 15 की काउंटिंग तक मतलब. ठीक है, आपने डाला अंदर, फिर 1 to 15 सेकेंड के लिए यू आर डूइंग इट लाइक दैट, बस. बहुत देर तक सक्शन नहीं करते रहना है, अदरवाइज इट विल कॉज ट्रॉमा टू द टिश्यूज ऑफ द पेशेंट. म्यूकोसल डैमेज हो जाएगा, ट्रॉमा हो जाएगा, नॉट द डैमेज. ट्रॉमा हो जाएगा, ब्लीडिंग हो सकती है, चोट लग सकती है अंदर. सो
आपने अंदर डाला, बस 15 सेकेंड्स तक आपने किया, फिर आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकाला आपने एक बार, फिर आपने उसको फ्लश किया। फ्लश कैसे करना है, वो बोल ऑफ वाटर में डाल करके बटन को प्रेस करोगे जब, तो वो पानी को भी फिर अंदर खींचेगा ना, तो जो सिक्रीशंस ट्यूब में लगे थे वो सब वापस खींच करके उस बॉटल में चले जाएंगे जो वॉल में लगी हुई है। उस बॉटल का काम ही यही है कि जो सिक्रीशंस कैथेटर में आते जा रहे हैं वो कैथेटर से होते हुए, सक्शन ट्यूब से होते हुए अपैरेटस में चले जाएं। ठीक है, ये है उस सक्शन बॉटल का काम। और साथ साथ में प्रेशर एक्सर्ट करना भी काम है। ठीक है, क्योंकि उसमें नीचे बॉटल भी लगी हुई है ना, तो वो बॉटल इसलिए है ताकि वो सक्शन, उस सिक्रीशन को कलेक्ट किया जा सके। जब सिक्रीशन उसमें कलेक्ट हो जाएगा तो उसको खोल करके एम्प्टी करके देन इट कैन बी रिप्लेस्ड अगेन। सो व्हाट यू हैव टू डू, प्रोसीजर हमने किया जब, तो इंसर्ट करते टाइम हमने कोई प्रेशर नहीं लगाया। विड्रॉ करते टाइम पे हम उसमें प्रेशर एक्सर्ट करेंगे बटन को प्रेस करके। जब हमें लग रहा है कि 15 सेकेंड्स हो गए हैं, 15 सेकेंड्स के बाद आपको बाहर निकाला आपने कैथेटर को, देन नॉर्मल सलाइन में डिप करके बटन को प्रेस किया। बाहर निकालते वक्त आपने बटन प्रेस कर रखा था, फिर आपने छोड़ दिया, फिर आपने उस कटोरे में डाला पानी वाले में या फिर नॉर्मल सलाइन में, यू आर डिपिंग इट और द स्टेराइल वाटर, देन यू हैव टू अगेन प्रेस द बटन सो दैट इट विल सक द वाटर। व्हेन इट विल सक द वाटर, जो भी सिक्रीशंस इस टिप में थे, इस ट्यूब में थे, वो सब क्या होंगे, वो सारे इस कैथेटर से निकल करके ट्यूब में चले जाएंगे। ठीक है, ट्यूब से अपैरेटस में चले जाएंगे, तो क्या होगा, कैथेटर फिर से साफ हो गया, तो फिर आप कैथेटर को दोबारा से इंसर्ट करोगे। ठीक है, इस तरीके से 2 to 3 टाइम्स आप इसको इंसर्ट कर सकते हो, 3 to 4 टाइम्स, डिपेंडिंग के सिक्रीशंस निकल गए हैं या नहीं निकल गए हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, 10 से 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बहुत ज्यादा है, 10 से 15 सेकेंड तक ही उसको अंदर रखना है। बहुत ज्यादा देर तक अगर आप सक्शन करते रहोगे तो क्या होगा, पेशेंट को डैमेज हो जाएगा, टिश्यू ट्रॉमा हो जाएगा। ठीक है, तो बस उतनी देर के लिए ही करना है। और पानी में डाला आपने, तो पानी में जैसे ही आपने डाला, जैसे ही बटन प्रेस किया, उसमें सक्शन कर लिया, वो तुरंत से सारा सिक्रीशन निकल जाएगा। तो जैसे ही आपकी ट्यूब जो है वो साफ हो गई, वैसे आप पानी में से निकाल सकते हो और दोबारा पेशेंट के नोज में डाल सकते हो, या फिर ओरली कर रहे हो तो ओरल कैविटी में डाल सकते हो। और अगर हम पेशेंट का ये जो सक्शन है वो अगर माउथ से कर रहे हैं, ओरोफेरिंजियल सक्शनिंग कर रहे हैं, तो हमने डाला ट्यूब को, जो भी पर डालते वक्त फिर से कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया। जब निकालने लग जाएंगे तब हमें सक्शन, तब प्रेशर एक्सर्ट किया और धीरे धीरे रोटेटरी मोशन में बाहर निकाला। इस टाइम पे पेशेंट को, क्योंकि आप अंदर ट्यूब डाल रहे हो, सिक्रीशन निकाल रहे हो, पेशेंट खांस सकता है। ठीक है, पेशेंट को खांसी आएगी, तो उसमें यू डू नॉट नीड टू बी पैनिक के एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग दैट द पेशेंट इज कॉफिंग। दैट इज गैग रिफ्लेक्स है ना, पेशेंट को वॉमिटिंग सेंसेशन हो सकती है, पेशेंट को खांसी आ सकती है। ठीक है, तो वो नॉर्मल सी बात है, उसके परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सक्शनिंग बहुत ज्यादा देर तक नहीं करनी है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। और 3 से 4 बार आप ये चीज कर सकते हो। आपने डाला, नॉर्मल सलाइन से क्लीन किया, फिर आपने डाला, फिर नॉर्मल सलाइन से क्लीन किया, फिर आपने डाला। 2 से 3 बार एक्चुअली इज इनफ। डिपेंड करता है कि पेशेंट को सिक्रीशन कितना है। अगर मान लो पेशेंट को बहुत हल्का सा सिक्रीशन है, एक ही बार में हो सकता है हो जाए, या 2 बार में हो सकता है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, सो इस तरीके से वी हैव टू डू। बहुत ज्यादा देर के लिए और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली मतलब एक बारी में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना है। चेंज कर करके, जैसे 2-3 घंटे में फिर एक बार, 2-3 घंटे में फिर एक बार, इस तरीके से कर सकते हैं सक्शनिंग। ठीक है, देन अगर हम ओरल कैविटी के थ्रू कर रहे हैं, ओरोफेरिंजियल सिक्रीशन सक्शनिंग कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है, सक्शन कैथेटर को आप इंसर्ट करोगे मुंह से, उसके बाद वही सेम आपने जो भी सिक्रीशंस थे वो उसमें सक हो गया। यू हैव टू बी एट द साइड ऑफ द माउथ, मुंह के साइड से होते हुए जाना होता है, तब अंदर जाना होता है। ठीक है, मुंह के साइड से होते हुए जाओगे ताकि साइड में सिक्रीशंस एक्यूमुलेटेड होते हैं, सो दैट विल ऑल्सो बी सक्ड इन। ठीक है, तो साइड से होते हुए आप गए, ऐसे अंदर से होते हुए आप गए, फिर आप अंदर तक गए, फिर आपने उसको सक कर लिया, मतलब सक्शन कैथेटर ने उसको सक कर लिया, फिर आपने वॉश किया, फिर आपने दोबारा इंसर्ट किया। लाइक दैट इट कैन बी डन। ओके, वन मोर थिंग, अगर आप सेम कैथेटर से, हॉस्पिटल्स में ऐसा करते हैं, ये बुक में नहीं दिया है पर हॉस्पिटल्स में ऐसा करते हैं कि कई बार सेम कैथेटर को यूज कर लेते हैं अगर ओरोनेजल सक्शनिंग एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, ओरोनेजल सक्शनिंग अगर एक साथ कर रहे हैं, एक ही कैथेटर से कर रहे हैं, तो सबसे पहले ओरली करेंगे या सबसे पहले नेजल करेंगे, कौन सा करेंगे? यू शुड बी यूजिंग योर कॉमन सेंस बाय द वे। नोज इज सेड टू बी मोर कंटेमिनेटेड देन माउथ। नोज हमारा ज्यादा कंटेमिनेटेड है। मुंह में क्या है, सलाइवा प्रेजेंट होता है। सलाइवा हमारा क्या होता है, सलाइवा में बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, सलाइवा हैज द हीलिंग प्रॉपर्टी एज वेल।
तो ओरल कैविटी उतनी कंटामिनेटेड नहीं है जितनी नेजल कैविटी कंटामिनेटेड है। तो सबसे पहले ज्यादा कंटामिनेटेड में डालेंगे या कम कंटामिनेटेड में? पहले नोज में डाल देंगे, वो बहुत ज्यादा कंटामिनेटेड है, फिर वही मुंह में डाल देंगे तो क्या हुआ, यहाँ का सारा कंटामिनेशन मुंह में भी आ गया। सो इसके लिए क्या करते हैं, अगर सेम कैथेटर यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ओरल कैविटी, फ्रॉम द ओरल कैविटी सक्शनिंग विल बी डन। देन जब ओरल कैविटी का पूरा सिक्रीशन हो चुका है, सक्शनिंग हो चुकी है, देन वी विल बी मूविंग टू द नोज। ठीक है, सो इट इज लाइक दैट। अदर द टू सेपरेट कैथेटर्स कैन बी यूज्ड एज वेल, पर वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा, बहुत ज्यादा कैथेटर भी, क्योंकि इतना चीप नहीं है, तो इट विल बी अ फाइनेंशियल बर्डन अगेन। कोई बहुत पुअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है तो उसका इतना खर्चा आप नहीं करा सकते। सो यू हैव टू बी इकोनॉमिक एज वेल। ओके, सो फॉर दैट आई हैव टोल्ड यू दिस। नाउ आफ्टर सक्शनिंग यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। जो कैथेटर यूज किया है उसको डिस्कार्ड कर देंगे रेड बिन में, जो हमारा प्लास्टिक जो बिन होता है, जो प्लास्टिक वेस्ट के लिए या ट्यूबिंग्स के लिए जो बिन है, दैट इज द रेड बिन। तो रेड बिन में उसको डिस्कार्ड कर देंगे। देन फिर उसके बाद यू हैव टू रिकॉर्ड द प्रोसीजर। हैंड वॉशिंग करेंगे, सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस कर देंगे, वॉश कर देंगे। उसके बाद यू हैव टू रिकॉर्ड द प्रोसीजर इन द नर्सेज रिकॉर्ड। फॉर रिकॉर्डिंग द प्रोसीजर यू हैव टू रिकॉर्ड के कितना अमाउंट ऑफ सिक्रीशन आया पेशेंट को, सिक्रीशन का कलर क्या था, अगर कोई बैड ओडर था तो दैट विल बी रिपोर्टेड। ओके, अगर सिक्रीशन में ब्लड आया दैट विल ऑल्सो बी रिपोर्टेड। सो एनी काइंड ऑफ दीज थिंग्स विल बी रिपोर्टेड एंड रिकॉर्डेड। ओके, देन there are certain points which we need to remember if we are doing the oropharyngeal और nasopharyngeal secretion। क्या क्या points हैं? सबसे पहले चीज, कैथेटर अप्रोप्रिएट साइज का होना चाहिए, प्रेशर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सक्शनिंग करते वक्त हमें जेंटल होना चाहिए, वी शुड बी जेंटल वाइल सक्शनिंग, अदरवाइज वी विल कॉज इंजरी टू द पेशेंट। तो हमें जेंटल होना चाहिए। सक्शन करने के लिए 10 से 15 सेकेंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना चाहिए, एक बार में 10 से 15 सेकेंड से ज्यादा सक्शन नहीं करना चाहिए। 10 से 15 सेकेंड मतलब एक बार डाला तो 10 से 15 सेकेंड में ही निकाल लेना है वो ट्यूब बाहर, यानी 20 मिनट तक अंदर, 10 मिनट तक आपने अंदर छोड़ दिया, सक्शन करे जा रहे हो, ब्लीडिंग हो गई, पूरा डैमेज हो गया, पूरा प्रेशर है ना बेटा उसके अंदर, सब खींच लेगा अंदर, तो क्या होगा, दैट विल कॉज इंजरी टू द पर्सन। ठीक है, अपने से सोच करके देखो, कोई ऐसा करेगा हमारे साथ तो कैसा फील होगा, कैसा सो पैथेटिक इट इज टू इवन इमेजिन इट, इट इज सो पेनफुल टू इमेजिन इट। ओके, सो 10 से 15 सेकेंड तक ही कैथेटर को अंदर रखना है, फिर आप निकाल सकते हो उसको, वापस से नॉर्मल सलाइन से सक्शन करो, फिर वापस अंदर डाल दो 10 से 15 सेकेंड तक, फिर निकाल लो। अगर सिक्रीशन बहुत कम है तो 10 सेकेंड भी इनफ है, सिक्रीशन बहुत ज्यादा है तो 15 सेकेंड तक कर सकते हो। ठीक है, और 2 से 3 या 3 to 4 टाइम से ज्यादा सक्शन भी नहीं करना है। ठीक है, देन ड्यूरिंग सक्शनिंग अगर पेशेंट कॉफ करता है तो उस टाइम पे, अगर पेशेंट खांसता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन इमीडिएटली उस टाइम पे आप कैथेटर को निकाल लो। ये नहीं कि पेशेंट खांसता जा रहा है आप सक्शन करे पड़े हो कि ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट बी, लेट हिम कॉफ। इफ द पेशेंट कॉफ्स यू इमीडिएटली विदड्रॉ द कैथेटर, इमीडिएटली आप कैथेटर को निकाल लो। जब पेशेंट कॉफ करना बंद कर दे उसके बाद आप वापस से यू कैन स्टार्ट। ओके, देन हर एक सक्शन के बाद यू हैव टू फ्लश द कैथेटर। 10 से 15 सेकेंड तक आपने किया एक सक्शन, फिर फ्लश किया, फिर आपने किया दूसरा सक्शन 10 से 15 सेकेंड के लिए, फिर फ्लश किया। ठीक है, सो आफ्टर एवरी सक्शनिंग यू हैव टू फ्लश द कैथेटर। देन एंड देन इफ वाइल सक्शनिंग अगर कुछ ऐसा एबनॉर्मल रिपोर्ट हुआ है, कुछ ऐसा एबनॉर्मल आपने अगर आइडेंटिफाई किया है तो वो आप रिपोर्ट आप करो प्रॉपरली, एंड देन दैट इज ऑल फॉर द सक्शनिंग प्रोसीजर। ओके, so I hope I'm not missing out anything to tell. This much is enough for you people. For GNM it is more than enough what I've tell you right now. So that much is enough. And yeah, because the notes are not given, you can make the notes from the same notes which I will be sharing you, or you can refer TNAI as well. TNAI में थोड़ा सा और detailed description है, you can go through it. I remember that it is in TNAI. Okay, so आप उसके भी you can go through it, and yeah, so this was about the oronasal suctioning. I hope it was clear to you, the topic was clear to you, and the next we will be continuing in the next class. This topic is over here. oronasal suctioning खत्म हो गया यहाँ पे. Next topic हम पढ़ेंगे, it can be
आई टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास इटसेल्फ कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे. ओके, so yeah, I hope everything is clear to you so far. If you have any doubts, you can keep on writing. As I say it every day, you can keep on writing your doubts, and the same can be discussed in the Saturday doubt session. Okay, and one more thing, there is an important announcement to make. That is, मैंने आपको अटेंडेंस शेयर करी आपके ग्रुप में. मेनी ऑफ यू हैड प्रॉब्लम्स दैट मैम मैंने तो क्लास अटेंड करी है पर मेरी एब्सेंट मार्क्ड है. वो इसलिए हुआ है कि या तो आपने कमेंट, आपको लगा कि आपका कमेंट अपलोड हो चुका है पर कमेंट अपलोड हुआ नहीं है, या फिर, और हाँ एक बात और, डेट्स के बेसिस पे मत बोलो कि मैम मैं प्रेजेंट थी या एब्सेंट थी, क्योंकि डेट्स थोड़ा सा इधर उधर हो गई हैं. ठीक है, वो मैं आज यूट्यूब पे भी जाकर के, चैनल पे जाकर के डेट्स को मैं करेक्ट कर दूंगी. ठीक है, तो डेट्स के बेसिस पे आप ये चीज मत बोलो. आप किसी ना किसी क्लास में एब्सेंट रहे होगे, या तो फिर आपका कॉमेंट शो नहीं हुआ, ऐसा कुछ रीजन होगा. इसके लिए फर्दर अभी यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट. बट फ्रॉम द क्लासेस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ये जो आज से क्लास ली है मैंने, आज से ही आई एम मेकिंग एन अनाउंसमेंट रिगार्डिंग इट कि जो क्लास मैं ले रही हूँ इसमें आपको अटेंडेंस आपकी सेम डे मार्क करनी है 7 बजे से पहले. मैंने पहले आपको बोला था 8 बजे से पहले, लेकिन 7 बजे से पहले, क्योंकि 8 बजे रात में बहुत लेट हो जाएगा. फिर मैं अभी अटेंडेंस क्योंकि बनाऊंगी आपकी ना, तो मुझे लेट हो जाएगा बनाने के लिए. तो 7 बजे तक सबको अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी है. 7 बजे के बाद जिसने अटेंडेंस कमेंट किया उसकी अटेंडेंस की कोई जिम्मेदारी मेरी नहीं है. बिकॉज 7 बजे के बाद मैं सेम वीडियो में कमेंट के लिए आई वोंट बी चेकिंग माई वीडियो फॉर द कमेंट्स. ठीक है, और कुछ बच्चों ने ये बताया कि उनके में कमेंट सेक्शन शो नहीं होता है, तो वो पर्टिकुलरली वो सिर्फ वो बच्चे, सारे बच्चे ये मत करना जिनके में कमेंट सेक्शन शो नहीं हो रहा है. सिर्फ वो बच्चे एक काम कर सकते हैं कि जो वीडियो का लिंक मैं, जैसे ये वीडियो का लिंक अभी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, तो आपको ये सेम वीडियो का लिंक मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेजना है. पर्सनली का मतलब क्या है, ग्रुप में नहीं, मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट पे व्हाट्सएप पे आपको मुझे ये सेम लिंक शेयर करना है. आपका नाम लिखना है और लिखना है प्रेजेंट मैम. और हाँ, जो बच्चे, ये इतना आपको समझ में आ गया होगा आई होप. रोल नंबर नहीं लिखना है, नाम लिखना है और लिखना है प्रेजेंट मैम. और जो बच्चे यूट्यूब पे कमेंट करते हैं अटेंडेंस, वो भी अपना रोल नंबर नहीं लिखेंगे, अब से नाम लिखेंगे. किसी का भी रोल नंबर नहीं होना चाहिए. क्यों? क्योंकि कई बार बीएससी के बच्चे गलती से जीएनएम में अटेंडेंस मार्क कर देते हैं, तो रोल नंबर का कंफ्यूजन हो जाता है, अटेंडेंस का कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, कुछ बच्चों को अपना खुद का रोल नंबर नहीं पता है तो भी कंफ्यूजन हो जाता है. सो you people will be marking your present as by commenting your name. अपना, जैसे दीपिका सोनी प्रेजेंट मैम, इतना कमेंट करेंगे आप यूट्यूब पर. ठीक है, या सो 7 बजे से पहले कर देना है ये चीज, क्योंकि फिर अदरवाइज मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपका हुआ है कमेंट या नहीं हुआ है, आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं हुई है. वन मोर थिंग, जिन्होंने यूट्यूब पे कमेंट किया होता है अपना अटेंडेंस, एक बारी कमेंट करके बैक कर दिया करो, वीडियो पूरा बैक कर दिया करो. वापस से ग्रुप में जाओ, सेम लिंक को, उसी सेम लिंक को जिसपे अभी आप कमेंट करके हटे हो, सेम लिंक को रीओपन करो, वापस से उसी वीडियो पे जाओ और वापस से चेक करो कमेंट सेक्शन में कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है या नहीं हुई है, शो हो रही है या नहीं शो हो रही है. ठीक है, ताकि अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम ना हो. और 7 बजे तक जब आप ये काम कर चुके होगे तो 8 बजे तक, रात में 8 बजे तक सेम डे, जैसे आज ये, अब 7 बजे तक आपको अपनी अटेंडेंस मैक्सिमम 7 बजे तक अभी से शुरू कर दो, वीडियो देखते टाइम से ही. तो 7 बजे तक जब आप ये काम कर दोगे तो 8 बजे तक मैं क्या करूंगी, मैं आपको आपकी अटेंडेंस सेम डे आई विल बी शेयरिंग इन द ग्रुप, ताकि आप देख लो आपकी प्रेजेंट लगी है उस दिन की या एब्सेंट लगी है. ठीक है, सो दिस मच यू हैव टू डू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. अभी तक जो हुआ इट्स नॉट एन इशू. ठीक है, बट फ्रॉम टुडे वी विल बी डूइंग इट लाइक दैट. ओके, सो या, थैंक यू क्लास, एंड द नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास. सो या, एंड या whatever your doubts are you can keep writing it. सैटरडे से जो भी डाउट सेशन कंडक्ट होगा उसका पैटर्न सेम रहेगा जैसे प्रीवियस सैटरडे का था. प्रीवियस सैटरडे में जैसे सारे बच्चे प्रेजेंट थे, अपने अटेंडेंस को मार्क करा था, फिर डाउट्स पूछे थे, वैसे ही हर एक बच्चे को डाउट्स पूछने हैं. तो वीडियो को प्रॉपरली देखते रहो. ओके, थैंक यू क्लास.